सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच जो बाबा साहब ने 26 नवंबर 1951 को दिया था मुंबई में। और बाबा साहब इस अवसर पर कहते हैं कि लोगों की भलाई के लिए प्रशासन का स्वच्छ होना बेहद जरूरी है। और ये बात बाबा साहब कहते हैं उस समय कांग्रेस की सरकार होती है भारत के अंदर, और उसी को टारगेट बनाते हुए बाबा साहब इस बात को कहते हैं। और बहुत सारे आरोप इस भाषण में बाबा साहब कांग्रेस पर लगाते हैं। वो कौन कौन से आरोप हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो आज के स्पीच में बाबा साहब कहते हैं। ये जो बाबा साहब का स्पीच है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 का पेज नंबर यहाँ 434 पर प्रकाशित है। बाबा साहब का स्पीच जो आज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत हमेशा हम आपको आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर संदेश लाते रहते हैं। आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इसी के साथ अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब कहते हैं कि कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवाई देना जरूरी है। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी राज्य, उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय आज का हमने पहले ही आपको अवगत कराया है। विषय है लोगों की भलाई के लिए प्रशासन का स्वच्छ होना बेहद जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 का ये हिस्सा है। प्रश्न संख्या 434 से 435 तक। 26 नवंबर 1951 को मुंबई के सर कावसजी जहांगीर हॉल में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और अनुसूचित जाति फेडरेशन की संयुक्त सभा हुई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खचाखच भरी हुई सभा को संबोधित करते हुए भाषण दिया। सभा की अध्यक्षता श्री पुरुषोत्तम दास त्रिकमदास ने की थी। भारत सरकार के पूर्व कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोमवार को आरोप लगाया कि नेहरू की सरकार और कांग्रेस पार्टी लोगों को एक स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन देने में नाकाम रही है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश संक्षिप्त होने वाला है अन्य दिनों की अपेक्षा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। कम ही समय में पूरा स्पीच यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी पर जनता को रोटी और कपड़ा न उपलब्ध कराने का आरोप सही ही लगाया गया है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। लेकिन रोटी और कपड़े से भी जरूरी एक चीज़ थी जो मौजूदा सरकार लोगों को नहीं दे सकती है, वह है भ्रष्टाचार, घूसखोरी, भाई भतीजावाद तथा पक्षपात से मुक्त एक स्वच्छ प्रशासन। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मद्रास में हुई भ्रष्टाचार और घूसखोरी की तमाम घटनाओं को उद्धृत करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आरोपों का समर्थन किया और वर्तमान पार्टी आलाकमान से प्रश्न किया कि कांग्रेस वर्तमान पार्टियों विधायकों द्वारा उन राज्यों के मंत्रालयों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच पड़ताल के लिए उन्होंने जांच समिति बैठाना क्यों उचित नहीं समझा। उन्हें बहुत ताज्जुब है कि जिस वर्तमान पार्टी ने देश पर शासन किया वह अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान और ईमानदारी को लेकर इतनी उदासीन है कि अपने खुद के सदस्यों द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए भी उसने जांच समिति नहीं बैठा रही है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि लोगों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करवाना कठिन है, लेकिन क्या जनता को एक स्वच्छ प्रशासन दे पाना भी मुश्किल है? ये मामला तो पूरी तरह सरकार के हाथ में है। अगर सरकार चाहती, सरकार ने निर्णय कर लिया होता कि वह अपने प्रशासन को पारदर्शी और सुगम बनाएगी तो कोई चीज़ उसके आड़े नहीं आती। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो खुद इसके आड़े आ रही है, क्योंकि प्रशासन की पारदर्शिता में उसे आस्था ही नहीं है। दृढ़ निश्चय विशेष तौर पर वह कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू के दिल्ली अधिवेशन में दिए उस बयान से आहत हैं जिसमें उन्होंने वस्तुतः देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को जायज़ ठहराया है। श्री नेहरू ने कहा था कि भारत में भ्रष्टाचार इतनी बड़ी बुराई नहीं है कि उस पर बहुत ध्यान दिया जाए। आप समझ सकते हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार को एक तरह स्वीकार किया गया। इसको बाबा साहब कहते हैं ये कितना चिंताजनक बात है कि सरकार इस बात को स्वीकार करे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सांसदों द्वारा चुनावों के लिए अयोग्यता की शर्तों वाले उस प्रस्ताव के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध संसद में हंगामा खड़ा करने का भी हवाला दिया, जिसे वे पारित कराना चाहते थे। वह चाहते थे कि कालाबाजारी करने वालों तथा ठेकेदारों
इत्यादि को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी सदस्यों के प्रबल विरोध के कारण उन्हें उस क्लॉज अर्थात शर्त को निकालने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक और लड़ाई जो उन्होंने लड़ी है लेकिन जिसमें वह अंततः हार गए, वह राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के दौरान किए जाने वाले व्यय से संबंधित थी। कितने दूरदर्शी थे बाबा साहब, इस बात का अंदाज़ा लगाइए सम्मानित साथियों। चुनावों में जो व्यय हो रहा है, अत्यधिक जो व्यय हो रहा है, चुनाव में खर्च हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग समय समय पर सीमा निर्धारित कर रहा है, लेकिन ये बात बाबा साहब ने कितना पहले सोची थी, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब जाकर चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें सीमा निर्धारित कर दी है कि एमपी, एमएलए, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान भी अगर चुनाव लड़ता है तो उसका एक सीमा निर्धारित है कितना व्यय किया जा सकता है। तो ऐसे में ये बात बाबा साहब 1951 में कहते हैं कि हम चाहते थे कि इस तरह से राजनीतिक व्यय से संबंधित एक विधेयक, एक कानून बने जिससे कि राजनीतिक दलों पर कंट्रोल, नियंत्रण रखा जा सके। ये पूछते हुए कि क्या कांग्रेस पार्टी का यह चरित्र, दृष्टिकोण और प्रशासन को पारदर्शी बनाए रखने के लिए अनुकूल है, उन्होंने कहा कि एक ऐसी पार्टी जो प्रशासन की सफलता के प्रश्न पर गंभीर न हो, इस पार्टी में किसी का विश्वास नहीं रह गया है। लोगों की भलाई के प्रशासन का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून कैसे बनाया गया कि बजाय लोगों की चिंता इस बात में होती है कि कानून को कैसे चलाया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि उन्हें बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें आरोप है कि उनके जिलों के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता न्यायिक अधिकारियों पर प्रभाव डाल रहे थे। भारत में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता पर बल देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस पार्टी से गुहार लगाई कि वह अन्य राजनीतिक दलों को विपक्षी दलों के रूप में कार्य करने दे, लोगों की राजनीतिक आवाज़ का दमन न करे। धनाढ्य वर्ग को उन्होंने सचेत किया कि वे कांग्रेस पार्टी के कोष में चंदा न जमा करें। कथित रूप से पूर्व कानून मंत्री ने श्री एस के पाटिल द्वारा उन पर लगाए गए उस आरोप का भी संदर्भ दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि उन्होंने मंत्रालय से इस्तीफा दिया है इसलिए वे कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि कृतज्ञता के बारे में श्री पाटिल कुछ हास्यास्पद विचार रखते हुए प्रतीत होते हैं। उन्होंने आयरलैंड के एक दार्शनिक की एक सूक्ति का उदाहरण दिया जो इस प्रकार है: अपना सम्मान बेचकर कोई पुरुष कृतज्ञ नहीं बन सकता, अपना सतीत्व बेचकर कोई स्त्री कृतज्ञ नहीं बन सकती, और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता बेचकर कृतज्ञ नहीं बन सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि कृतज्ञता की अपनी सीमाएं होती हैं, वह भारत सरकार में गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे। श्री पाटिल के इस दावे के जवाब में कि उनके ही प्रयत्नों से डॉक्टर अम्बेडकर को केंद्र सरकार में स्थान मिल पाया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये उनके जीवन के महानतम आश्चर्यों में से एक था कि वो कैबिनेट में कैसे लिए गए थे, खास तौर पर तब जब कांग्रेस पार्टी ने वस्तुतः संकल्प ले लिया था कि वह उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रवेश मार्ग में भी नहीं घुसने देगी। दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां रोशनदान तक बंद हैं बाबा साहब के लिए, और फिर भी उन्हें कैबिनेट में लिया गया। ये सबसे महानतम आश्चर्य में से एक है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त संबोधन के तौर पर हमने आप तक पहुंचाया बाबा साहब का ये 26 नवंबर 1951 का बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण था, जो हूबहू आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। कैसा लगा डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की सारनाथ वाराणसी में इस समय निर्माणाधीन है। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन आप सभी के सहयोग से परचेज की गई है, जिस पर वैचारिकी सेंटर बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी सारनाथ में प्रगति पर है, निर्माणाधीन है। एसबीआई अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके संज्ञान में है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसमें धमदान कर आप भी इतिहास निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें तो आपका हार्दिक स्वागत है, आप भी धमदान जरूर करें। इसी आह्वान के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल रहे। प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी के संकलन में ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ और हमें वीडियो बनाने में बहुत आसानी हुई। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।